Okay. Okay. So today we'll be doing independent events. So one of the important topics in probability, and often many students get confused with mutually exclusive events. So today we'll be discussing what exactly the independent events mean to us. ठीक है, अगर हम दो लोगों को इंडिपेंडेंट कहते हैं, अब डे टू डे लाइफ में हम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, हम ये कहते हैं कि यार ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एक से दूसरे का लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? सो इसे एक का दूसरे का लेना देना नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन में समझ लेते हैं एंड देन उसको हम मैथमेटिकली समझेंगे। सो टू इवेंट्स, पहले दो की बात करते हैं फिर ज्यादा भी, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। टू इवेंट्स आर सेड टू बी independent if happening or not, मतलब कि किसी के होने से या नहीं। if two events are said to be, okay, this is my system, was said to be independent if happening of one, if happening or not happening, sorry, that is if happening or not happening, if happening or to not happening, so two events are said to be independent if happening or not happening of one does not affect does not affect happening or not happening of other. If so, let's read now. Two events are said to be independent if happening or not happening of one does not affect happening or not happening of other. ठीक है, सो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अदर, तो एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट अलाउ द हैपनिंग ऑफ अदर, तो एक हो गया तो दूसरे को होने नहीं देगा। एंड ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज, अगर जीरो प्रोबेबिलिटी है तो फिर हैपनिंग नॉट हैपनिंग में हम फर्क नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि दो इवेंट्स है और उनकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अगर एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट के होने ना होने पे फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेम सैंपल स्पेस से लेते हैं, सेम एक्सपेरिमेंट से, लेकिन इंडिपेंडेंट जब हम बात करेंगे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से बात करेंगे। बात समझ में आई? तो जब मैं दो अलग एक्सपेरिमेंट्स लेता हूं मैं इंडिपेंडेंट को कंपेयर करूंगा। सेम एक्सपेरिमेंट जब मैं करता हूं तो उसमें से जब मैं इवेंट्स को निकालता हूं सेम एक्सपेरिमेंट में, देन दैट इज व्हाट आई कॉल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जैसे मैंने एक बैग है और उसमें से 3 बॉल निकाली, से रेड है, अब मैं 2 बॉल निकालूंगा वो से वाइट हो। अब ये डिपेंड करता है कि पहले 3 जो बॉल निकली वो क्या है।
बिकॉज दे विल इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी जो आगे होने वाली है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब हम अगर थोड़ा सा अपना फॉर्मूला को रिविजिट करें, हमने पढ़ा था कि पी ए बाई बी, क्या पढ़ा था बच्चों? पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और हमने लिखा था पी बी नॉट इक्वल टू 0. और इसी तरह हमने पी बी बाई ए ये भी लिखा था कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए होता है. अब ए एंड बी की जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो कॉमन चीजें हैं. अब अगर ये देखो कि ये जो मैंने लिखा है ये पी ए के बराबर ही आ जाए और ये पी बी के बराबर ही आ जाए, मेरी बात समझ में आया कि पी ए बाई बी निकाला और हमारी वैल्यू वही आ रही है जो पी ऑफ ए आ रहा है, और पी बी बाई ए निकाला और वही वैल्यू आ रही है जब पी बी निकाला. अगर ऐसा हो जाए, इफ, नाउ आई एम राइटिंग ए वर्ड बच्चे, इफ दिस हैपेंस देन कैन आई से, अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कैन आई से कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, आप देखो ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, कैन आई से इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. आप बताइए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगर ऐसी कंडीशन आए, आप देखिए इधर मल्टीप्लाई करके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर P ऑफ A बाई बी वही वैल्यू आ जाती है जो P ऑफ A है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि P A इंटरसेक्शन B P A इंटू पी बी होगा? अब बात समझिए, हम दो का कॉमन इवेंट निकाल रहे हैं. मैंने कहा P A इंटू पी बी आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी. ऐसा तभी और तभी हो सकता है बच्चों जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है. अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम पी ए इंटू पी बी नहीं लिख सकते, पी ए इंटू पी बी नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि डिपेंड करेगा. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. देखो बच्चों, ये दो बैग बना रहा हूं, ठीक है, बैग 1 और बैग 2. इसमें मैं 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल डाल रहा हूं, ठीक है. अभी मैं ये 2 भी नहीं लेता, मैं इसी की बात कर देता हूं. अब आप देखो कि ए है रेड बॉल निकालना, और बी है वाइट बॉल निकालना, सॉरी ब्लैक बॉल, वाइट तो है ही नहीं, ब्लैक बॉल. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ए है रेड बॉल निकालना और बी है ब्लैक बॉल निकालना. ठीक है, अब हमारे को दो इवेंट्स कॉमन मतलब ए और बी में जो चीजें कॉमन हो जाए. अब आप देखो, पहले एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है 4/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/9. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 4/9, प्रोबेबिलिटी है बी 5/9. नाउ हम ये कर रहे हैं कि भाई हमने दो बॉल निकालनी, फॉर एग्जांपल, तो पहली रेड हो और फिर वाइट हो, पहली रेड हो और फिर ब्लैक हो, पहली रेड हो और फिर ब्लैक हो. तो हमें दो बॉल निकालनी है, पहली रेड हो और दूसरी ब्लैक हो. अब यहां पे देखो बेटा, पहली रेड हो और फिर दूसरी ब्लैक हो, ये चीज है, लेकिन जो पहली बॉल निकली है वो रिप्लेस नहीं हुई. तो अगर मैं इस उसमें निकालूंगा, फर्स्ट रेड निकली और नेक्स्ट ब्लैक निकली, तो आप देखो पीबी की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं 5/8 लिखने वाला हूं. क्यों 5/8 लिखा आप बता सकते हैं? क्योंकि मैंने पहले रेड निकाला और उसके बाद अब मैंने ब्लैक निकाला, लेकिन जो पहले रेड निकल गई बैग में से कम हो गई. तो आप देखो कि ये जो प्रोबेबिलिटी है पीबी वो 5/9 नहीं आई, वो 5/8 हो गई. अब आप समझो कंडीशन क्या है, इधर समझो, इधर देखो, मैंने कहा मैंने पहले रेड निकाला और अब मैं निकाल रहा हूं बॉल जो ब्लैक है. तो इन ए वे आप देखो ये मतलब है, बात समझो. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स
given that a red ball has been drawn, what is the probability of now drawing a black ball? बात समझना, P of A समझो, ये तो मैंने 4/9 लिख दिया, लेकिन अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा? ये A बोल रहा है भाई उस बैग में से रेड निकल गई, अब ब्लैक निकलेगी, तो आप कहोगे बहुत ऑब्वियस है सर 5/8, ठीक है, क्योंकि आपने वो बॉल वापस नहीं लिखी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने एक रेड बॉल निकाली, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया और अब मैं ब्लैक बॉल निकालूंगा। सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं सेकंड केस में, आई हैव टेकन आउट ए रेड बॉल, आफ्टर दैट आई रिप्लेस दैट बॉल एंड आई टेक आउट अनदर बॉल एंड आई वांट इट टू बी ब्लैक। तो चलिए पहले मैं रेड बॉल निकालता हूं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की? 4/9। अब कंडीशन मैंने आपको क्या दी है कि जो रेड बॉल निकाली वो मैंने रिप्लेस कर दी, अब मैं ब्लैक बॉल निकालूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो PB/A क्या होना चाहिए? 5/9। बताओ क्या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बदलेगी? अभी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? बिकॉज द फर्स्ट बॉल हैज बीन रिप्लेस्ड, फर्स्ट बॉल हैज बीन रिप्लेस्ड। सो PB/A इज सेम एज PB जो था, देख लो PB जो था वही वैल्यू है PB/A की, ये देखो। लेकिन यहां वाले केस में PA/B, PB/A और PB अलग अलग आ रहा था, समझ में आया? तो पहले केस में जो दो इवेंट मैं बात कर रहा हूं कि एक रेड बॉल निकालना एंड देन ए ब्लैक बॉल निकालना आर नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन जो ये मैं दूसरा केस करा रहा हूं उसमें आप ये देखो कि एक रेड बॉल निकालना और उसके बाद ब्लैक बॉल निकालना आर इंडिपेंडेंट। व्हाई इंडिपेंडेंट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज सेम एज PB। बात समझ में आई? चलिए अब मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? I'll try to explain you some more things. ठीक है, हम लोग कुछ और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So I hope you all can see. नहीं, अभी नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं। Now what I'm trying to show you guys is, just a moment. Okay. Now just let us look at a small example out here, what I'm trying to explain you. This is an experiment of drawing a deck of 52 cards, ठीक है, playing cards है, in which the elementary events are assumed to be equally likely. आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं, मतलब नो वन कैन बी प्रिफर्ड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर, सबकी संभावना प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ऑल आर इक्वली लाइकली टू टेक प्लेस। E एंड F डिनोट द इवेंट्स। E क्या है बेटा? देखो, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, जो E इवेंट है मेरा, दैट E इवेंट का मतलब है स्पेड कार्ड निकालना है। F इवेंट डिनोट द कार्ड ड्रॉन इज एस। समझ में आया? तो PE क्या आया? स्पेड 13 कार्ड होते हैं, 13/52 खत्म, और F है 4/52, 1/13 खत्म हो गया। नाउ कार्ड ड्रॉन इज एन एस, समझ में आया? एस निकालना, और पहले में स्पेड निकालना था, एकदम ठीक। अब E और F इवेंट को अगर मैं देखूं तो दोनों में कॉमन क्या होगा? जो एस भी हो और स्पेड भी हो। एस के जो एस भी हो और स्पेड भी हो, स्पेड के एस कितने होते हैं? एक ही एस होता है। स्पेड का जो एस होता है दैट इज 1, तो कॉमन इसमें से 1/52 आ गया। ये बात आपको समझ आ गई?
अब मैं पी ई बाई एफ निकालता हूं। पी ई बाई एफ का मतलब क्या हुआ, गिवन दैट कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ये हमें पता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्पेड। कार्ड ड्रॉन एस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस, ठीक है, स्पेड, इट इज ए स्पेड। अब आप देखो कि कार्ड जो है वो एस निकल चुका है, हमें पता है कार्ड ड्रॉज इज एन एस, ये मुझे एकदम पता है, वो स्पेड होगा, वो स्पेड होगा। कार्ड ड्रॉन इज एन एस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्पेड। अब हम अगर इन दोनों का कॉमन लें तो 1/52 और एफ की प्रोबेबिलिटी लें तो वो 4/52, तो ये 1/4 आ जाएगा। पी ई बाई एफ 1/4। नाउ यू विल नोट हियर पी ई बाई एफ जो 1/4 आया इज सेम एज पी ऑफ ई। कैन यू से दैट कि इसकी प्रोबेबिलिटी वही आई है जो पहले थी जब हम ऐसा निकाल रहे हैं। पी ऑफ ई ये आया, पी ई बाई एफ हमने निकाला पी ई इंटरसेक्शन एफ करके, और वो पी ई के बराबर ही आ रहा है। So probability that it will be a spade given that an ace has already been taken out. Now PE is equal to 1/4. We can say that occurrence of event F has not affected the occurrence of event E. Similarly, अगर मैं PF by E निकालता हूं तो क्या आएगा? PF by E will be PF intersection E upon P of E. Now what is F intersection E? 1/52. What is P of E? What is P of E? P of E कितना आया था? 1/4. कैलकुलेट करो, क्या ये PF के बराबर ही नहीं आ गया? तो इसका मतलब occurrence of E has not affected F. So what do we see कि P E by F, P E by F is equal to P E आ रहा है। P F by E जब मैं निकाल रहा हूं तो वो P F आ रहा है। So basically this implies P E intersection F, आप करके देखो, P E into P F के बराबर आ रहा है। So this is the condition that is coming. P E intersection F is PE into PF, and इससे हमें पता चलता है this is the condition which we have for two events to be independent. अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उसकी कंडीशन है P intersection F is equal to this, ठीक है। तो this is the mathematical condition for to prove any two events are independent. तो अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, उनका जो कॉमन आएगा वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जनरलाइज कर रहे हैं, अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका जो कॉमन आएगा दैट विल बी बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ देम। सो व्हाट डू वी मीन टू से बाय दिस? ठीक है, हम लोग ये वाला तो कर ही चुके हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन टू से बाय दिस कि if E and F are independent, मैथमेटिकल कंडीशन। थियोरेटिकल तो क्या है, हम एक्सप्लेन जो करते हैं कि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अदर। इफ E and F are independent, then mathematically mathematical condition आपको क्या प्रूव करना होगा कि PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF। ऑब्वियसली ये नॉन जीरो इवेंट्स हैं, तभी हम ये बात कर पाएंगे, नहीं तो हमेशा जीरो आ जाएगा, कंक्लूजन इनकंक्लूसिव रह जाएगा। अब इसी तरह
ई एंड एफ, कोई भी दो इवेंट्स है, अब मैं ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, बात समझो बेटा, बात समझो अब ध्यान से, तो हम क्या कहते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये हम कह सकते हैं, बात समझो, हमेशा नहीं कह सकते, ये तभी कह सकते हैं जब ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट। आओ मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले भी मैंने आपको ये कराया है, ये ई है और ये एफ है, और ये पोर्शन इनका ई इंटरसेक्शन एफ होता है। नाउ व्हाट इज ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई है पर एफ नहीं है, ई है पर एफ नहीं है। देखो बेटा, जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वही पोर्शन होता है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। आप समझ सकते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ई इंटरसेक्शन एफ डैश। आपको ये डायग्राम से क्लियर होगा कि ये जो मैंने शेड किया है पोर्शन, दिस इज ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई है और एफ नहीं है। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ डैश की अगर हम बात करें, जनरली हम क्या लिख देते हैं, पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ लिख देते हैं, हम उसको पीई इंटरसेक्शन एफ लिख देते हैं। और अगर मैं दूसरा पोर्शन लूं जो यहां पे ये है, अगर इसको भी हम ऐसे देखें, अगर हमसे कोई एफ इंटरसेक्शन ई डैश पूछता तो हम क्या लिख देते, पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ लिख देते। बोलो समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट है? क्या ना इसे, मेरे बच्चे ध्यान से देखो, क्या ना इसे ई इंटरसेक्शन एफ डैश एंड एफ इंटरसेक्शन ई डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मेरे को बताओ, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? बोलो, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या इन दोनों में आपको कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है? क्या आपको इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है क्या गाइस? बताओ, आपको कोई भी चीज इसमें से कॉमन दिखाई दे रही है? एनीथिंग विच यू हैव, कोई भी चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही हो तो बताओ। कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई। सो नाउ सी व्हाट वी कैन कंक्लूड। अगर आप इसको समझो कि हमें कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? आप ये वाला देखो, this is a question which has been asked in board exam and why am I discussing? अब आप ये समझ लो। Now this is a question which is there in NCERT and has come in board exam. आप ये देखो, what does this question say? जो मैं बात कह रहा था वही बात ये कह रहा है, if E and F are independent, so are the events E and F dash. अब इसको इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखो इस वेन डायग्राम से, ध्यान से देखेंगे इस वेन डायग्राम से, ये जो E पोर्शन है वो इसका और इसका यूनियन है। डू यू एग्री? E इज इक्वल टू इन दोनों का यूनियन। कैन यू से दैट? E इंटरसेक्शन F और E इंटरसेक्शन F डैश दोनों का यूनियन है। हमको प्रूव क्या करना है? ये यहां पे ये प्रूव करना है, ये डैश आएगा, यहां पे बुक में गलती है, ये डैश आएगा। डू यू एग्री कि ये पोर्शन जो E इंटरसेक्शन F है और E इंटरसेक्शन F डैश, आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाला, तो दैट प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। मैंने ऐड क्यों कर दिया? अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उनका यूनियन कैसे निकलेगा? PA प्लस PB माइनस कॉमन, कॉमन है ही नहीं ना, कॉमन तो आएगा ही नहीं, फाई है। क्यों फाई है? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब
पीई इंटरसेक्शन एफ डैश होता क्या है, ये देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, डू यू एग्री? पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीई इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू हम डायग्राम से देख सकते हैं ये, लेकिन क्वेश्चन में ई एंड एफ इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पीई इंटू पी एफ लिख सकते हैं, पीई इंटू पी एफ, ये ठीक था, यहां उसको यूज कर रहे हैं, तो पीई इंटू पी एफ। तो अब आप देखो पीई कॉमन आ गया, क्या आ गया बेटा? पीई कॉमन, तो बचा 1 माइनस पी एफ, वो क्या हुआ? पीई इंटू पी एफ डैश। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि पीई इंटरसेक्शन एफ डैश इज पीई इंटू पी एफ डैश। सिमिलरली अगर हमारे को ये प्रूव करना होता कि पीई डैश इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई डैश इंटू पी एफ, तो हमारा शुरुआत होता कि जो इवेंट एफ है दैट वुड बी इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई डैश इंटरसेक्शन एफ, ई। और जब आप P ऑफ F निकालोगे तो P ऑफ F क्या हो जाएगा बच्चे? P ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाएगा प्लस P ऑफ ये। इसका रीजन क्या दोगे कि ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन नहीं आता, आपको खाली ऐड करना होता है। तो यहां से P ऑफ F क्या आ जाएगा? ये हो गया PE इंटू PF हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। और इसकी वैल्यू डायग्राम से बताओ, इसकी वैल्यू डायग्राम से होगी P ऑफ F माइनस P ऑफ उसकी जरूरत ही नहीं है, इतना हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा यही आ जाएगा ये तो। सो P ऑफ ये, एक मिनट, इक्वेशन को यहां से लेफ्ट ही करना है, ये एक मिनट। सो P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E डैश इंटरसेक्शन F, लेफ्ट साइड में ले गए। एंड नाउ P ऑफ F, इसको हम लिख सकते हैं PE इंटू PF, क्वेश्चन में इट इज गिवन कि दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया एक। तो बच्चों अब क्या आ जाएगा यहां से? PF कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस PE, तो दैट इज PE डैश इंटरसेक्शन F। तो नाउ इस रिजल्ट को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? नाउ इस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं PF इंटू PE डैश इज इक्वल टू क्या है? PE डैश इंटरसेक्शन F। तो दिस प्रूव्स दैट कि जब भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं उनका जो प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होगा वो उनके कॉमन के बराबर होना चाहिए। ये बोर्ड में 3 साल पहले प्रूव करने को दे दिया था। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एंड आगे इसके, ताकि एप्लीकेशन पार्ट हम इसका कर पाए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको और थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ। आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर। आई सपोज नाउ इट शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नाउ ए डाई इज थ्रोन, E is the event that the number appearing is a multiple of 3। अब आप देखो इंडिपेंडेंट प्रूव कैसे करते हैं, पूरा स्टेप समझना वो। तो क्वेश्चन में जो इवेंट E है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो E इज इक्वल टू 3 और 6 आ जाएगा, एकदम ठीक हो गया। तो P ऑफ E कितना होगा? P ऑफ E अगर मैं बताऊं तो 2/6 होगा, 1/3, because when you throw a die the sample space will have 6 cases which we will just mention it अभी इधर। F क्या है? The number appearing is even, तो ठीक है,
ये लो जी, नंबर अपीयरिंग इज इवन हो गया। और अगर मैं यहाँ सैंपल स्पेस एस देखूं तो वो 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, एक चीज और देख लेना, डाइस का केस, जब हम डाइस का केस करते हैं, कॉइन्स का केस करते हैं, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं जनरली। बॉल्स एंड कार्ड्स ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, ये भी इंडिपेंडेंट में जनरली आपको जाएगा। जब रिप्लेसमेंट हो गई तो पहले इवेंट में क्या आया था क्या नहीं आया, वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। डाई और कॉइन के क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंट की ओर जाते हैं। ठीक है, अब आप चलो इधर हम लोग देख लेते हैं। नाउ पी ऑफ एफ, अब आप खुद बताओ बेटा, पी ऑफ एफ क्या आना चाहिए? 3/6 आना चाहिए, यानी कि हाफ आना चाहिए पी ऑफ एफ। इनमें कॉमन क्या है वो बताओ सैंपल स्पेस में। तो हम अगर इसमें से कॉमन इवेंट देखें तो 6 इज कॉमन है कि नहीं? दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है? 6 है, दोनों के लिए कॉमन 6 है, तो 1/6 पूरे सैंपल स्पेस में ये कॉमन है। नाउ पीई इंटू पी एफ निकालो, पीई इंटू पी एफ क्या है? पीई इंटू पी एफ 1/3 इंटू 1/2, दैट इज 1/6, दैट इज सेम एज पी इंटरसेक्शन एफ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए कि P इंटरसेक्शन F P इंटू पी एफ के बराबर आए, तो देयरफॉर इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट। और अगर ऐसा नहीं आता, मतलब जो P इंटू पी एफ होता वो इसके बराबर नहीं होता, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते। इज इट क्लियर एवरीबडी कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट प्रूव करना है? दिस इज द मेथड यू विल हैव टू शो मैथमेटिकली। So now we'll move on to the next question. This is how you prove the events independent. अगर question आता है एग्जाम में mathematically, तो this is the way. Now unbiased die is thrown. आपको words को ध्यान देना, unbiased का मतलब होता है कि उसमें each number आने की संभावना सेम है। अगर वो biased die कभी एग्जाम में लिख देगा, then they will not say कि all numbers would be equally likely. Then they may say odd number is twice as likely to occur as इवन नंबर। अगर क्वेश्चन ऐसे वर्ड्स यूज करता है, दैट मीन्स द डाई इज नॉट बायस्ड। एक डाई को 2 बार फेंक दिया, और डाई शकुनी वाली नहीं है, नॉर्मल डाई है। शकुनी की तो बायस्ड डाई थी, तो जो चाहता था वो आ जाता था। शकुनी मामा वाला हाल नहीं है, अनबायस्ड डाई है। लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, ए इज इक्वल टू ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। ठीक है जी, और इवेंट्स देख लेते हैं क्या है। बी इवेंट है ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो, ये भी देख लेते हैं। ये बात भी चलो ले लेते हैं। इंडिपेंडेंस देखना है। अब ए इवेंट जो है वो है कि ऑड नंबर आना चाहिए, कब? फर्स्ट थ्रो में। और बी इवेंट है ऑड नंबर आना चाहिए सेकंड थ्रो में। अब आप देखो, जब हम एक पेयर ऑफ डाई फेंकते हैं, अज्यूमिंग देम टू बी नॉन आइडेंटिकल, जो हमारे लिए केस है, आइडेंटिकल होगा तो अलग हो जाएगा, 36 केस आ जाएंगे। हाफ द टाइम you will find odd number first and half the time even number first. ठीक है, तो आइए इसको अगर हम समझें एक मिनट, तो ये क्वेश्चन कैसे है, क्योंकि अपने को सारा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आपको ये समझना है, इसमें 18 केसेस ऑब्वियसली आएंगे, है ना। समझ में आया? 18 केसेस आएंगे। 18 केसेस आने का मतलब क्या है कि 1-1 अगर आप करते हो, 1-1, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आपको समझाएं तो ये 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 और 1-5 समझ में आ रहा है। ये 1-6 आधे केसेस 36 होंगे, तो 3-1 ऐसे तो प्रैक्टिकली, क्योंकि सेकंड ऑर्ड है, 2-1, 2-2 और 2-3 हो जाएगा, सो ऑन 2-4 एंड 2-5, 2-6 आ जाएगा।
3-1, 3-2, 3-3, समझ में आ रहा है? 3-4 आ जाएगा, 3-5 आ जाएगा, 3-6 आ जाएगा. So that is how the cases goes on. ये 36 केस है. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और ये 4-6 आ गया. 18 केसेस प्रैक्टिकली मेरे को समझ में आ रहा है कि 18 केसेस में पहला नंबर ऑड होगा और पहला नंबर इवन होगा. ये आपको समझ में आ रहा है. और इसी तरह अब आप गेस कर चुके होंगे कि सेकंड नंबर ऑड है तो उसके कौन से केसेस है, उसके भी उतने ही होंगे. लेकिन कॉमन क्या होगा? पहला ऑड और दूसरा ऑड. ठीक है. तो दिस आर द केसेस विच वी हैव. दो वी नीड नॉट राइट, अंडरस्टूड है, आ जाएगा, पर आपको समझाने के लिए इसको हम लिख लेते हैं. अब P ऑफ A 18 केसेस हैं. 18/36 आपको समझ में आया होगा. फर्स्ट नंबर ऑड, ये पूरी रो आ जाएगी, ये पूरी रो आ जाएगी, ये पूरी रो आ जाएगी. आपको 1 वाले केस पहले. अभी जब फर्स्ट ऑड तो मैं सेकंड को नहीं देख. जब वो कह रहा है सेकंड ऑड है तो आप देखो सेकंड नंबर ऑड आ रहा है. कितने केसेस हैं जो सेकंड नंबर ऑड देगा? सेकंड नंबर ऑड आप पहले वाले में देखोगे सेकंड नंबर ऑड 3 केस, 135. इधर भी 135. सब में ये 135 आ रहे होंगे. सबके 135, सबके 135. कितने केस हो जाएंगे? 18/36. एकदम क्लियर. नाउ A इंटरसेक्शन B. अब देखो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? हाउ मेनी केसेस आर देयर गाइज वेयर फर्स्ट नंबर इज ऑड एंड सेकेंड ऑड? फर्स्ट ऑड, सेकेंड ऑड. मैं सर्कल करना शुरू कर रहा हूं. ये 1, ये 1 3 और ये 1 5. पहला ऑड ये है ना. और उसके बाद ये ऑड नंबर में मिलेगा. हाँ, सही जवाब, एकदम ठीक है. 9 केस होंगे जिसमें, सॉरी ये गलती से मैं सर्कल कर गया, 5 3 और 5 5. ये 9 ऐसे केसेस हैं जो कि कॉमन होंगे. इसका आंसर हाफ आया, इसका आंसर हाफ आया, इसका आंसर आया 1/4. सो क्या ना, इसे PA इंटू PB कितना है? PA इंटू PB है हाफ इंटू हाफ बच्चा. दैट इज 1/4. इज इट कमिंग इक्वल? Equal to PA intersection B. So therefore A and B are independent. और अगर ये ट्रू नहीं आता तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते. Is it clear guys? So we move on to the next problem. और इसको देखते हैं. Now 3 coins are tossed. Questions कह रहा है 3 coins are tossed simultaneously. Again mind it, 3 non-identical coins. कभी भी identical coins में हम questions नहीं करेंगे यहाँ पे और ये आंसर नहीं आएगा. 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E, 3 heads or 3 tails, F at least 2 heads and G at most 2 heads वगैरह वगैरह. Of the pairs E, F, E, G, J, 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 कौन सी क्या है? सैंपल स्पेस लिख लेते हैं गाइस, फिर हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा, है ना. तो सैंपल स्पेस लिखते हैं इसका. सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना. सैंपल स्पेस लिखने की बात करते हैं. सो 1 2 और 3 कॉइन. तो हेड हेड हेड. अगर नॉन आइडेंटिकल होगा तो इधर H को फिक्स कर दिया मैंने. ये जो मैं थर्ड केस कह रहा हूं नॉन आइडेंटिकल कॉइन में नहीं आएगा. समझ में आया? नॉन आइडेंटिकल. ये 4. अब टेल को फिक्स कर दो, ट्रिपल टेल आ जाएगा. टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा. ये आपका है. किसी को भी डाउट हो ना केसेस वेसेस लिखने में, इन सब के शॉर्टकट है. ठीक है, इन सब के शॉर्टकट है, आप आराम से कर सकते हो. जिसको हो मेरे को अलग से चैट बॉक्स में लिख दिया करो. ठीक है, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा क्लास अगर तुम्हें ये सब केस वेस लिखने में, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये 3 कॉइन वगैरह हो, 4 कॉइन हो. सो क्या समझ. नाउ E 3 हेड्स और 3 टेल्स. PE है
3 हेड्स और 3 टेल्स। भाई कितने केस हैं, ये एक केस है और ये एक केस है, तो ये आ गया 2/8 1/4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स। ठीक है, तो वही 1/8 प्लस 1/8 2/8 हो जाएगा। ये जो 2/8 है 1/8 प्लस 1/8। एफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। आप देखो 2 हेड कम से कम, तो 2 हेड और 3 हेड कौन कौन से केस हैं? ये पहला केस क्वालिफाई कर जाएगा, ये दूसरा कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, 3 केस हो गए। क्या लिखा है? एफ एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड और 3 टेल। ये नहीं चलेगा, ये क्रॉस हो गया बी में, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, तो पी एफ हो गया 4/8 यानी कि हाफ। अब मुझे बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? तीनों हेड तीनों टेल। देखो ई क्या है, मैं आपको फिर बता दूं व्हाट इज ई। ट्रिपल एच ट्रिपल टी। व्हाट इज एफ, लिख के दिखा दो। ट्रिपल एच एकदम ठीक, डबल एच टी एकदम ठीक, एच टी एच एकदम ठीक, फिर टी एच एच, यही है ना। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बता दो। इनमें कॉमन क्या है? एक केस 1/8, देयर इज ओनली वन केस दैट इज कॉमन, दैट इज 1/8। नाउ पीई इंटू पी एफ निकालो, that is 1/4 into 1/2, that is 1/8, that is equal to PE intersection F. So therefore events E and F are what? Independent. ये events independent हैं। ठीक है guys, देख लो। So now we move on to the questions of NCERT. Discuss some good questions of NCERT. Okay, now these are the problems which are given in NCERT. जो भी इसके अच्छे अच्छे questions होंगे ना, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, पहले आपको questions दिखा देते हैं, जो काम काम के होंगे हम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन ओरल है, मेरे को करने की जरूरत है या नहीं वो देखेंगे, है ना। क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है क्या? पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी बी इज इक्वल टू 1/5, फाइंड। अच्छा सिंपल है ना, एक नंबर का ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, क्या करने का बोलो? मल्टीप्लाई। बच्चों वाला क्वेश्चन छोड़ दो। 3/25। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। 2 कार्ड्स निकाले एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अब जैसे देखो, पहला कार्ड निकला वो भी ब्लैक और दूसरा कार्ड निकला वो भी ब्लैक, और हमें निकालना है कि ये दोनों कार्ड्स ब्लैक हैं। मुझे आंसर बताओ गाइस इसका फटाफट। लेट मी सी व्हाट इज द आंसर। व्हाट आंसर डू यू गिव फटाफट। अब यहां पे देखो, पहली चीज क्या इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, हमको वो समझना है, और प्रोबेबिलिटी क्या है उसको आप समझो। देखो ए जो है बी द इवेंट, क्वेश्चन 2 कर रहा हूं मैं, ए बी द इवेंट, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, 26 ब्लैक होते हैं तो ई। बी बी द इवेंट, second card is black, right guys? now रिप्लेस नहीं हो रहे, ठीक है, तो P ऑफ A पहला कार्ड प्रोबेबिलिटी, अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब P फर्स्ट ब्लैक, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कर रहे हैं, इनटू P सेकंड ब्लैक, ठीक है। दो कार्ड्स निकले। अब ये बताओ, पहला ब्लैक निकलेगा
तो वो तो ए इवेंट है, तो P ऑफ ए हो गया। अब कार्ड तो रिप्लेस नहीं हुआ ना, तो मतलब दूसरा जो निकल रहा है उसमें कंडीशन क्या है, B बाई ए। समझ में आया B बाई ए क्यों लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक कार्ड सेकेंड वन गिवन दैट फर्स्ट इज ब्लैक। 26/52 इनटू 25/51। ये ध्यान रखना, वाई 25/51, क्योंकि पहला कार्ड जो निकला है वो रिप्लेस नहीं हुआ, इसीलिए बी की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, नहीं तो बी की भी 26/52 होती। तो आंसर क्या होगा बच्चे, आंसर क्या होगा 1/2 इंटू 25/51। तो 25/102। Here P of A intersection B will not be equal to PA into PB, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है। रिप्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा, अगर रिप्लेसमेंट हो रहा होता तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते, फिर पी बी बाई ए किसके बराबर आता, पी बी बाई ए किसके बराबर आता बच्चे, पी बी बाई ए इज नॉट इक्वल टू पी बी। ध्यान रखो, अगर रिप्लेसमेंट होता तो पी बी बाई ए पी बी के बराबर आता, आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन तो सिंपल है, इसीलिए मैं ऐसे ही कर देता हूं। सिक्स्थ का आंसर ओरल है, P इंटू पी एफ निकालो 9/50। सिक्स्थ क्वेश्चन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये गड़बड़ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 ट्राई करते हैं। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड oranges drawn without replacement. If all the oranges are good, the box is mixed for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. क्वेश्चन करो गाइस, फिर इसको डिस्कस करेंगे एंड चैट बॉक्स में लिखो फिर मेरे। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट दोनों के हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन है कि 3 रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट है पहली चीज। इफ ऑल ऑफ देम आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। तो तीनों ऑरेंज जो निकलने चाहिए वो गुड ऑरेंज निकालने, एक के बाद एक। बहुत सिंपल, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो एक लाइन का आंसर है। सिस्टम दिखा के करूंगा तो ए पूरा प्रोसेस दिखाना है तो आप ये दिखाएंगे, ए फर्स्ट ऑरेंज गुड, बी सेकंड ऑरेंज गुड हो जाएगा। तीनों ऑरेंज गुड निकलने चाहिए तभी वो सेल के लिए सिलेक्ट होगा। तो गलती से हाथ में बैड वाला उसके नहीं लगना है ना, तो क्या संभावना है उसकी, नहीं लगेगी। थर्ड ऑरेंज गुड, तीन ऑरेंज हो गए। Find the probability that a box containing 15 out of which 12 are good, 3 will and 3 bad. तो P of A अगर मैं निकालूं, पहला ऑरेंज निकालना और गुड होना चाहिए, तो 12/15 है। ठीक है, नाउ P of A हो चुका, मतलब P of A हो चुका, B हो, नाउ B क्या होगा, नाउ समझो, A has already happened। मेरा प्रूफ जब ये, जब फर्स्ट गुड सेकंड गुड ये, तो फर्स्ट गुड तो ये आ गया, सेकंड ये है, तो अब हो जाएगा 11/14 बच्चे। क्यों 14? क्योंकि पहला तो एक निकल चुका है गुड और दूसरा भी गुड होना चाहिए। गुड कितने हैं? 12। और अब क्या है, PC/B, मतलब सेकंड ऑरेंज भी गुड आ गया, अब थर्ड गुड आ जाए, तो 10/13। सो P ऑरेंज क्या है क्वेश्चन, P अब बॉक्स के, इफ द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, P बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल,
box approved for sale is equal to P of A into P of B by A into P of C by B। मतलब पहला गुड हो गया, उसके बाद सेकंड को भी गुड होना है और ये, और अगर रिप्लेसमेंट होता ना तो सबका आंसर 12/15 इंटू 12/15 इंटू 12/15 आता, फिर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते। यहाँ पे पहला इवेंट डिपेंड, दूसरा इवेंट डिपेंड्स कि फर्स्ट में क्या हुआ है। पहला इवेंट के होने पे दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई है। अगर पहला इवेंट मैं रिप्लेस कर देता तो मेरी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, तो फिर वो 12/15 ही रहता, तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है ना, बाकी आप बीच बीच में ट्राई कर लेना जो होंगे। गिवन ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज हाफ, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इतना एंड पी ऑफ बी इज पी, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर इवेंट्स बच्चे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है। पहले क्वेश्चन 7 को अगर हम देखें तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगा दो। पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं PA प्लस PB, ये जनरल फॉर्मूला है, माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आपकी जनरल फॉर्मूला फॉर यूनियन। फर्स्ट कंडीशन में देखता हूं क्या है क्वेश्चन में, फाइंड P म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, A इंटरसेक्शन B इज 5, A इंटरसेक्शन B इज 5 विच इंप्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 आ जाएगा, वैल्यू 0 है। अगर कोई चीज कॉमन है ही नहीं A और B में तो ये है, तो P A यूनियन B बच्चा क्या बन जाएगा, PA प्लस PB। और अगर दो से ज्यादा इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं बच्चों तो यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, 4 हैं तो इंडिपेंडेंस में PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज PA इंटू PB इंटू PC, दैट्स ओनली व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट। ये 3/5 है, P ऑफ ए हाफ है प्लस PB P है, so which implies 3/5 माइनस हाफ इज इक्वल टू P, तो इसका इंप्लीकेशन है 10, 6 minus 5 is equal to P, P is equal to 1/10, P is equal to 1/10। सेकेंड इवेंट है इंडिपेंडेंट, एकदम ठीक, तो A इंटरसेक्शन B दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा PA इंटू PB, ये कंडीशन होती। अब P ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू PA, हाँ ठीक है आंसर, PB माइनस द कॉमन, तो 3/5 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले में सीधा PA इंटू PB कर देता हूं ना, एक स्टेप बचा लेता हूं, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा है, तो PA है ना बच्चे इंटू PB आ गया, एकदम समझ लो आप। तो P ऑफ A कितना आया, P ऑफ A, P ऑफ A कितना है, P ऑफ A, अरे भाई दिया हुआ है ना हाफ, P ऑफ B पता नहीं P, और ये हाफ P हो जाएगा, तो 3/5 माइनस हाफ तो मुझे पता ही है, कैलकुलेट किया, 2P माइनस P/2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/10 है ना, 3/5 माइनस किया तो कितना आया 1/10 आया, इज इक्वल टू P/2, तो विच इंप्लाइज P इज इक्वल टू 1/5। प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, ट्वाइस आ गई P की वैल्यू, ये P करते हैं छोटा, नहीं तो P से उससे प्रोबेबिलिटी से कंफ्यूज, छोटू छोटू एंड छोटू, क्वेश्चन में छोटू दिया है तो छोटू इज 1/5। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। नाउ सी लेट्स सी क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 says A and B are independent events, PA PB दे दिया तो अंडरस्टूड अब प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट पार्ट बच्चों वाला, सेकंड पार्ट बच्चों वाला। नाउ
पी ए बाई बी। अब आपको बता दे थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी बी की सेम रहेगी भाई, कुछ नहीं करना। थर्ड अगर इंडिपेंडेंट है, मैम सिंह डायरेक्टली यूज इट, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। पी ए बाई बी, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए ही रहेगी, मतलब 0.3, कुछ नहीं करना। और इसकी पी बी ही रहेगी अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। फॉर्मूला लगा के देखना है, देखो मैं बताता हूँ। पी ए बाई बी, अब आप देखो क्या होता है पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अगर तुम्हें थर्ड पार्ट को फॉर्मूला लगा के भी करना है, ऐसे ही हुआ। अब इंडिपेंडेंट है तो तुम क्या लिख दोगे, पी ए इंटू पी बी लिख दोगे, एकदम लिख दोगे। अपॉन क्या है, पी बी, कैंसल आउट हो गया तो पी ए बाई बी क्या बचा, पी ए ही बचा ना। तो पी ए कितना है, 0.3। समझ में आया? सो दैट इज व्हाट इट इज। 9th क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है और अब हमें करना भी है। दैट इज बोर्ड एग्जाम में तो क्या ही आया, हाँ मतलब सिंपल है। 9th क्वेश्चन भी पी ए पी बी है। दूसरा क्वेश्चन है जो दूंगा बोर्ड में आया, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है। फाइंड पी नॉट ए नॉट बी। इंटरेस्टिंगली पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप बताइए, यहां पे देखो ये घुमाने के लिए है। हमें पता है ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है, सबको पता है। लेकिन इवेंट्स क्या दिए हुए हैं, 1 नाउ हियर ये 1/4 इंटू 1/2 करो तो 1/8 आ रहा है। तो आपको ये लिखना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी होगा। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। सीधा सीधा सुन लो बेटा, ना समझ आए पूछा करो। तुम लोग ना प्लीज ये मत सोचो कि नहीं है, प्लीज आस्क, यू विल इंप्रूव, डोंट हेजिटेट। तो बेटा सीधा मैं ये लिख रहा हूं, तो 1/4 का माइनस करोगे तो 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस हाफ गाइस, तो 3/4 इंटू हाफ। किसी को नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लो यार, डोंट हेजिटेट। कोई दिक्कत है राइट ऑन माई चैट बॉक्स, आई विल गिव यू सेपरेट क्लास। तुम्हें अभी शर्म आ रही है, क्लास के बाद रुक जाना। अगर कोई दिक्कत है प्लीज आप। ओके गाइस, ये वाला तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ यू सी क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, ए एंड बी कैसे इवेंट्स है, कैसे इवेंट्स है पता नहीं, अभी वो पूछना चाह रहा है। पी ए दिया है, पी बी दिया है, और तुम देखो बच्चे क्या दिया है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में पी ए डैश और नॉट बी डैश, नाइदर ए नॉर बी इज 1/4। नाउ पी ऑफ ए डैश कितना होगा, हाफ होगा, 1 माइनस हाफ, हाफ ही होगा। एक मिनट, क्या दिया हुआ है, पी बी डैश यानी 1 माइनस 7/12। ठीक है, इसको हटा रहा हूं, अभी आपको डिस्कस करता हूं। यहां पे अगर हम पढ़ेंगे ये वाला, ये नॉर नहीं है और है, ये वर्ड क्या है, नाइदर ए नॉर बी नहीं है। अरे भैया चल जाओ, पी नाइदर ए नॉट ए नॉर नॉट बी अगर आता तो मतलब नाइदर ए नॉर बी, तो दिस इज इक्वल टू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये जो दे दिया इन्होंने नॉट ए, बीच में वर्ड और लग गया, मैंने इसका शुरू में ध्यान नहीं दिया, तो ये तभी मैंने उसको मिटा दिया था। वाई आई रब दैट, बिकॉज आई रियलाइज ये है, तो मैं यही देख रहा था अब कितने लोगों ने उसको ठीक किया। तो ये पी ए डैश यूनियन बी डैश है और वो कितना है 1/4। और आपको पता है पी ए डैश यूनियन बी डैश इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ऐसा होता है क्या, या कुछ और होता है, क्या होता है और क्या होता है, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ फटाफट।
पी ए डैश यूनियन बी डैश क्या होता है, अगर आपको समझाएं डायग्राम से, व्हाट इज ए डैश यूनियन बी डैश। ये देखो ए है, ये बी है। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब चाहे ए में ना, नॉट ए नॉर बी, तो अगर आप शेड करोगे, जो ए में नहीं है वो पूरा बाहर है, और जो देखो ए में नहीं है ये सारा पोर्शन आ गया। यूनियन निकाल रहे हैं, कोई भी एक आ जाएगा तो चलेगा, ये सारा सॉरी ये बीच में नहीं आएगा, ए के बाहर। अब बी के बाहर करूंगा तो मैं क्रॉस कर रहा हूं, क्रॉस, ये क्रॉस आ गया, ये सारे जगह जहां क्रॉस भी हो और लाइन भी हो, यू कैन क्लियरली सी ये यूनियन वाला नहीं है, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला है ये पी ए डैश यूनियन बी डैश। अगर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पता है उससे भी आप लिख सकते हो। कौन से थ्योरम से? ये इज पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कितना दिया है क्वेश्चन 10 में? नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू दिस, और हमारे पास इसकी वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है? 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा गाइज? 3/4। एब्सोल्युटली राइट, जिन लोगों ने आंसर 3/4 लिखा एकदम सही है, ठीक है ना, एकदम सही है। और हमारे को क्या करना है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहां पे हमारे को पी ए कितना दिया हुआ है इसकी जरूरत भी नहीं है। पी ऑफ ए कितना दिया है? हाफ दिया है, और पी ऑफ बी कितना दिया है? 7/12। तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, हाफ इंटू 7/12, 7/24 आएगा। तो देयरफॉर द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है गाइस, चलिए इसका एक क्वेश्चन बचा है सिंपल सा। दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट दे दिए हैं, सो सबसे पहले इंडिपेंडेंट देते ही पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, ये वाला इज पी ए इंटू पी बी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3 इंटू 0.6, 0.18 आ जाएगा। फाइन। पी ए और बी, ये आपको पता है, पी ए प्लस पी बी, पी सबको पता है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस ये, तो 0.9 माइनस 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18। नाइदर ए नॉर बी, बेटा ये समझ लेना, नाइदर ए नॉर बी इज पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब यही होता है, सो दैट इज पी ऑफ ए डैश इंटू पी बी डैश। मैंने ऐसा क्यों लिख दिया आप बताओ? मैंने इसको सीधा 1 माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। पी ए डैश क्या होगा? 0.7, पी बी डैश क्या होगा? 0.4, सो 0.7 इंटू 0.4, 0.28। अगर आप पूरा फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो भी वही आएगा। पहले आपने ए यूनियन बी निकाल लिया, सो 0.9 माइनस 0.18, 0.62, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0.62 करोगे तो उससे भी वही इफेक्ट आना है। यहां पे देखो पी ए डैश इंटू पी बी डैश, पी ए डैश कितना था भाई? 0.7, पी ए डैश इज हाउ मच? 0.7, 0.7 इंटू 0.4, तो 7/10 इंटू 4/10, सो कितना आ जाएगा? 28/100, 0.28 आएगा। और यूनियन कितना आ रहा है भाई? देखना 0.3 प्लस 0.72 आएगा। सो 1 माइनस 0.72 करोगे 0.28, दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ये रहे बचे हुए कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज वुड गेट ओवर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। So 60% read हिंदी न्यूज़पेपर, 40% read इतना एंड 20% read इतना। Find the probability she reads neither this, she reads this, she reads it। ये करा चुका हूं, कंडीशनल और ये मिक्स आप कर लेना, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। The probability, so these questions are very ordinary questions, आप 16, 17, 18 कर लेना, ठीक है ना।
18th का आंसर दे दो गाइस फटाफट, बस मुझे 18th का टिक करके बताओ चॉइस। 16 17 सिंपल है, 18th का फटाफट बता दो क्या है, जस्ट डू फटाफट 18th। देखो गाइस आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। बी क्यों होगा, अब आप देखो इंडिपेंडेंट है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दोनों साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंस में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इंडिपेंडेंस में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। और म्यूचुअली में क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, और म्यूचुअली में क्या होता है बच्चों, म्यूचुअली पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0, तो इसीलिए फर्स्ट चॉइस गई। वाई पी ए नॉट इक्वल टू पी बी, कोई जरूरी थोड़ी है अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो इक्वल हो, हमेशा इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए भी ये भी ट्रू है। इनका सम 1 हो, जानते हो कब होगा सम, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो। इंडिपेंडेंस में तो उनकी प्रोबेबिलिटी जब यूनियन निकालोगे, पी ए प्लस पी बी का मतलब है पी ए और बी, तो जब पी ए और बी होता है, पी ए प्लस पी बी आता है माइनस कॉमन। अब आप देखो जब मैं इसको 0 कर दूंगा तब ये इसके बराबर आएगा, तो ये इसके बराबर, लेकिन 1 आएगा या नहीं ये डिपेंड्स क्वेश्चन में। लेकिन जब भी ये इंडिपेंडेंट होगा तो कुछ ना कुछ माइनस होके ये वैल्यू 1 नहीं आएगी, कुछ कम आएगी 1 से। तो सेकंड चॉइस देखें, पी ए डैश बी डैश का मतलब है इंटरसेक्शन, वो बीच में, मतलब पी ए डैश बी डैश का मतलब है पी ए डैश बी डैश इज सिंपली पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ऐसा क्यों लिखा, क्वेश्चन में दिया ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट है, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ये इसके बराबर होना चाहिए, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, तो ये इसका चॉइस आएगा, ठीक है गाइस। सो दिस इज व्हाट द आंसर वुड बी मोस्ट लाइकली। नाउ यू कैन सी few questions on the board, right? Now what are the questions, one of the first one which I'll discuss has come in board exams, right? So that question has come in board exam, right? So if A and B are two independent events, पहले ही बता दिया, such that their simultaneous occurrence, मतलब P A intersection B दे दिया and neither का दे दिया, find P A and P B. So this is a good question, right? So now let me actually put down the question for you in a very simple format. Question says P of A intersection B, P of A intersection B जो है वो 1/8 है, ठीक है, and P of A dash intersection B dash is 3/8। तो P A और P B निकाल लो। अब देखो, अब क्वेश्चन को हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट दिया है, ए बी इंडिपेंडेंट है, समझ में आया, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो आज हमने पढ़ लिया कि अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। नाउ पी ए इंटू पी बी इज 1/8, मेरे को पी ए और पी बी की वैल्यू निकालनी है। सो लेट पी ए बी एक्स, मेरे को नहीं पता यार पी ए कितना, दो वेरिएबल है, और पी बी को वाई ले लिया, तो एक्स वाई 1/8 आ गया, बात समझ में आई, इक्वेशन 1, एक्स वाई 1/8 इक्वेशन 1। ध्यान से, दिस वैल्यू इज 3/8, सो पी ए डैश इंटू पी बी डैश बच्चे इज बराबर 3/8। सो 1 माइनस पी ए हो जाएगा, ये पी ए डैश 1 माइनस पी ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी इज 3/8। सो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज 3/8। So what do you get from here? 1 minus y minus x plus xy is 3/8. So now we need to actually see xy is 1/8. So 1 minus y minus x plus 1/8 is actually 3/8.
इन दोनों को एडअप करोगे तो मेरे ख्याल से 9/8 और यहाँ लेफ्ट में 3/8। 9/8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो 6/8 गाइस आ गया x प्लस वाई, 3/4 आ गया x प्लस वाई। आप इतना कॉपी करो और उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले इतने में कोई डाउट है चैट बॉक्स पे लिखो गाइस और बताओ मेरे को। नाउ you know we have two relations, one and now this is my equation 2. Now from 2 कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, x is 3/4 minus y, ये पुटिंग x, ये जो वैल्यू आ गई आप, ठीक है ना, x की वैल्यू पुटिंग x in 1, ठीक है ना, x को हम 1 में डाल देते हैं तो xy 1/8 है, तो 3 किसी भी एक को निकाल के हमें डालना हो तो कोई भी डाल जाएगा, y इज इक्वल टू 1/8। तो 3 माइनस 4y अपॉन 4 इंटू y इज इक्वल टू 1/8, ये 2 हो गया। 3y माइनस 4y स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 1, इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो क्या आया, 6y माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। राइट ले जाओ गाइस, 8y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज 0, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 1 इज 0। क्या कॉमन है गाइस, 4y, 2y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लो, 2y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा भाई, y हाफ आएगा बच्चों और y 1/4। अब xy कितना है, 1/8 है, तो y अगर हाफ है तो x क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। हाफ डालो, y को हाफ रखोगे तो 8 और ये कट गया। और अगर y बच्चों 1/4 है तो x हाफ आएगा। तो बेसिकली PA and PB कैन बी 1/4 एंड हाफ। कोई भी 1/4 हो सकता है, कोई भी हाफ हो सकता है, मतलब इन दोनों की वैल्यू 1/4 और हाफ आएगी। क्लियर हो गया, 1/4 एंड हाफ आएगा। अब आप देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, बोर्ड में भी आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप समझो। क्वेश्चन 2 तो आप कर लोगे, दिस इज सेम एज 1। क्वेश्चन 2 आप ट्राई कर लो, नोट कर लो, आप कर लेना, जैसे मैंने अभी ये कराया वैसा ही है। अब देखो क्वेश्चन 3 देखो, ए प्रॉब्लम ऑन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it are this. What is the probability that exactly one of them will solve? What is the probability that the problem is solved? Good question. तो 3 स्टूडेंट्स हैं, let A be the event first solves, एकदम ठीक। B भी द इवेंट ले लेते हैं, सेकेंड सॉल्व्स, एंड C भी द इवेंट थर्ड सॉल्व्स। यही 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। और P ऑफ A आपको क्वेश्चन में हाफ दिया हुआ है, P ऑफ B 1/3 दिया हुआ है, P ऑफ C 1/4 दिया हुआ है, ये हमारे को दिया हुआ है। What is the probability that exactly one of them will solve if they all try to solve simultaneously? पहली चीज, जैसे मैंने अब आपको क्वेश्चन दिया है यही करने को, आपकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3 स्टूडेंट्स की ये है, तुम तीनों ट्राई करते हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक से ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तीनों साथ साथ ट्राई कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं, तो एक के सॉल्व होने से दूसरे के होने या ना होने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो आप बात समझो, यहाँ लैंग्वेज में मैथमेटिकल में बात करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है, आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चे कि तीनों सॉल्व कर देते हैं। एक पॉसिबिलिटी है एक बच्चा सॉल्व करता है कोई भी, मतलब बाकी दो नहीं करते। ए ने किया, बी ने नहीं किया। अब आप समझो इवेंट्स। सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज विच कैन एग्जिस्ट। ये 1 2 3 4, एक और पॉसिबिलिटी है 2 लोग सॉल्व कर दें। भाई टोटल पॉसिबिलिटीज पे जा रहा हूं ना। ठीक है, अब हम इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पहले सी ने नहीं किया, ए और बी ने नहीं किया, फिर बी ने कर दिया ये। और एक और पॉसिबिलिटी है कि भाई किसी से भी नहीं हुआ क्वेश्चन, ऐसा भी तो होता है। मुझे बताओ इस 8 केसेस के अलावा 3 स्टूडेंट जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी? हमने कहा कि एक क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स को दिया जो साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, तो ए सॉल्व, बी सॉल्व, सी सॉल्व, तीनों ने सॉल्व कर दिया। एक है एक करेगा खाली, बाकी 2 से नहीं हुआ, वो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2 लोगों से हो गया, एक से नहीं हुआ, 5th, 6th, 7th और 8th, ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 सॉल्व, P एग्जैक्टली 1 सॉल्व, खाली एक से होगा, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये हो गया, प्लस P A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश। आई होप ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं और आपको समझ आ गए कि फर्स्ट केस का आंसर यही होगा कि प्रोबेबिलिटी A सॉल्व्स, ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C, A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश, और ये, और इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। मैंने आपको समझाया कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगी, PA इंटू PB डैश, कैंसिल मत करना, ये वही है PC डैश, प्लस PA डैश, PB और PC डैश, प्लस PA डैश, PB डैश और PC आ जाएगा। अब PA आपको पता है क्या है क्वेश्चन में, हाफ। PB डैश क्या होगा, यहां लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं मैं PA के, PA डैश हाफ हो जाएगा, PB डैश 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस, और आपका PC डैश 3/4 हो जाएगा। तो अब जब यहां वैल्यू डालोगे बच्चे PB डैश की, तो PB डैश की वैल्यू है 2/3, काटना मत देखो, फिर वो कॉमन एलसीएम नहीं आएगा, नहीं तो लंबा जाएगा मेरा क्वेश्चन, 3/4 प्लस हाफ, PA डैश और PA तो एक ही है, PB कितना है 1/3, एकदम ठीक, इंटू 3/4 और प्लस इसकी वैल्यू, तो प्लस क्या है हाफ इंटू 2/3 इंटू 1/4, तो ये 6 12 24 प्लस 3/24 प्लस 2/24, आंसर इज 8/24, दैट इज 1/3। आंसर इज, सॉरी 11/24, नॉट 8, सॉरी, ये हाँ ये गलत हो गया दिमाग में। सो 6 प्लस 3 प्लस 2 11/24 आ जाएगा, ठीक है। सो द आंसर इज बच्चा 11/24, ठीक है, 11/24, ये तो आ गया ना। फटाफट 2 मिनट और लगाऊंगा क्लास, लास्ट सेकंड पार्ट का आंसर बता दो गाइस, फटाफट सेकंड पार्ट का आंसर, लेट मी सी हु गिव्स द फास्टेस्ट आंसर। एक देखिए इधर, यू रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सब लोग, पलक, गर्विता, कोमल, जितने बच्चे हैं सामने सोचिए, सोचिए बेटा कि क्वेश्चन तीनों इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं,
प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब कोई भी एक सॉल्व कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई दो लोग सॉल्व कर दें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व है, और कोई तीन लोग सॉल्व कर दें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। खाली एक ऐसा केस है जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जब तीनों नहीं करते। तो यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये सातों केस की प्रोबेबिलिटी मैं ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अरे भाई ऐसे क्यों करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी पड़ी है ना, इतना काम क्यों करेंगे? कितने केस हैं जो नहीं? पी, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, पी। हाँ, अब सबका दिमाग का घंटी बजा। हाँ सर समझ में आ गया क्या कि सर इतना हम घूम रहे थे। इज इक्वल टू सीधा 1 माइनस पी, नाइदर ऑफ देम सॉल्व। समझ में आ गया, नाइदर ऑफ देम सॉल्व। हाँ, तो 1 माइनस, सिंपल करो यार, एक ही तो केस है जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, बाकी तो सभी केस में होगा। सो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है। 1 माइनस हाफ इंटू 2/3 इंटू 3/4। हाँ ठीक है, तो 1 माइनस हाफ इंटू, हाँ किसका आंसर सही था पता नहीं मेरे को, जब देखा 3/4 आ रहा है, बस 3/4 आ रहा है। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, 3/4 आ रहा है गाइस। 6/24 आएगा तो दैट इज दिस। देख लो, 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। मैं खाली आपको 1 मिनट दिखाना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस असाइनमेंट में हैं, 2 मिनट नजर दौड़ाइए। क्वेश्चन 6 पढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन 6 पढ़ने में आ रहा है, एन एंटी क्राफ्ट गन can take maximum of 3 shots at a plane moving from it. The probability of hitting the plane at first, second and third shot is इतना. What is the probability that the plane is hit? अब यहाँ पे हम ये assume कर रहे हैं shots एक के बाद एक जाएंगे. What is the probability that the plane is hit? 3 shots मारे, ये वही question है, केस नहीं बनाने बच्चों। 1 माइनस कोई भी शॉट हिट नहीं करता, सिंपल। 6th क्वेश्चन, 6th में 1 माइनस पी, नो शॉट हिट्स, बस सिंपल। एटलीस्ट 1 आ जाए तो 1 माइनस नाइदर, तो 1 माइनस 1/3 इंटू 3/5 इंटू 5/8। समझ में आ रहा है, ये 2/3 का 1/3 बन गया, और ये तो ये हमारा आ गया खलास खलास। 1 माइनस 1/8, 7/8 आ जाएगा। कैसे आ गया समझ में आया? वो कह रहा है 3 शॉट मारे एक के बाद एक, पहले शॉट ने हिट किया तो भी प्लेन हिट है। अब ये नहीं है कि प्लेन गिर जाएगा, उसने 3 शॉट है, अब एक आदमी को मारना है, पहली गोली मारी, हो सकता है उसमें ही मर गया, फिर उसने 3 गोली दाग दी, दूसरी, तीसरी, सो 1 by 1 ऑल ऑफ देम गोइंग। ठीक है ना? देखो, ए हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। 1 वैकेंसी होती तो क्वेश्चन अलग हो जाता, इसीलिए आज तक बोर्ड में आएगा तो ध्यान रखना है। 2 वैकेंसी और सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी हस्बैंड सेलेक्ट होता है 1/7, वाइफ सेलेक्ट होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओनली 1 ऑफ देम, मतलब इंडिपेंडेंटली गए हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं है हस्बैंड सेलेक्ट हो गया वाइफ नहीं होगी। जानते हो 2 वैकेंसीज क्यों बोल रहा हूं? अगर एक ही होती तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता, क्यों? ओनली 1 ऑफ देम, अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो वाइफ नहीं होगी, यहां ऐसा नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं। ए इवेंट ले लो हस्बैंड, बी ले लो वाइफ, ऐसे बहुत बड़ा कलेश है, अगर एक ही सेलेक्ट हुए तो घर में झगड़ा हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। 1 ऑफ देम इज सेलेक्टेड, है ना? तो फर्स्ट पार्ट, ए हस्बैंड सेलेक्टेड, वाइफ नॉट सेलेक्टेड। दूसरी पॉसिबिलिटी, हस्बैंड नॉट सेलेक्टेड, वाइफ सेलेक्टेड, बट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो पी ए 1/7 है और पी बी 1/5। अब आप फर्स्ट पार्ट कर लोगे। सेकंड, बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, बल्ले बल्ले नो झगड़ा, पी ए इंटरसेक्शन भी एक ही केस है। सी, नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, तो भी चलेगा, ना तुम हुए ना हम हुए, तो ये भी। और इन सब की प्रोबेबिलिटी पता है ना, मल्टीप्लाई। ये देखो एटलीस्ट 1 ऑफ देम, हस्बैंड सेलेक्टेड वाइफ नॉट, वाइफ सेलेक्टेड हस्बैंड नॉट,
नन ऑफ देम। सिंपल क्या करेंगे यार, फोर्थ पार्ट का सिंपल बताओ, वन माइनस नाइदर, बस ये सीख जाओ, वन माइनस नाइदर। जब भी ये एटलीस्ट आ जाता है तो वन माइनस नाइदर करना है, समझ में आया। और यहाँ पे 1/7 को पीए ले लेना गाइस, पीए इज 1/7 एंड पीबी इज 1/5। मेरी बात समझ में आई बच्चों, पीए इज 1/7 एंड पीबी इज 1/5। तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। फिर ध्यान से, 2 वैकेंसी सेम पोस्ट, 2 वैकेंसी है एक ही पोस्ट के लिए, लेकिन अगर एक वैकेंसी होती और 2 लोग देने जाते तब इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि एक सेलेक्ट हो गया तो दूसरा नहीं होगा। लैंग्वेज आपको पढ़नी है, ठीक है ना। फोर्थ बोर्ड में बहुत बार आया है, 75% केसेस में ए सच बोलता है और बी 25, तो कितने में वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे एक ही फैक्ट को। ये पुलिस वालों का केस है, 2 लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, और दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों को एक दूसरे का नहीं पता कि क्या बोलेंगे। तो ए इवेंट ले लो, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75, तो E1 ले लो ए के ट्रूथ बोलने की, और E2 ले लो बी के ट्रूथ बोलने की। कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे, जब ए सच बोलेगा और बी झूठ बोलेगा। अगर दोनों सच बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, एक सच एक झूठ, 2 केस, ठीक है। तो इसमें E1 ले लेना, ए का ट्रूथ, ये E1 ले लिया और इसको ले लिया E2। कॉन्ट्रडिक्ट, हो कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे, कॉन्ट्रडिक्ट ए सच बोला बी झूठ बोला, प्लस ई झूठ बोला ए और ये, और इन दोनों को ऐड करके फोर्थ भी हो जाएगा, राइट गाइस। तो असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस है आप लोग ट्राई कर लेना। अभी कुछ डाउट है किसी का, पूछ लो। चलो फिर किसी के कोई डाउट्स नहीं है, गुड। नाउ यू सॉल्व द एंटायर असाइनमेंट, वो मैंने भेजा हुआ है, सो विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम्स and next class we'll go on to the distribution guys, ठीक है। and don't forget to subscribe the channel, share, watch it, ठीक है, and we'll keep updating you with the latest updates that's happening, right। so we'll meet for the next class with the distribution class, where we'll discuss the probability distribution with some deleted portion in COVID, mean, median, mean or variance वगैरह, right। so thank you so much and keep writing your suggestions and all, and we'll get back to you. Thank you. Bye guys.